नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। इस सेगमेंट में हम आपको आपके राज्य, आपके गांव से जुड़ी हर खबर दिखाते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां कानपुर में एक हिस्ट्री शीटर अपराधी विकास दुबे ने उसको पकड़ने के लिए गए 8 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर यहां पर हत्या कर दी गई है और 7 को घायल कर दिया है। इसमें एक स्थानीय नागरिक भी शामिल है। विकास और उसके गैंग ने पुलिस से एक AK-47, एक इन्यास राइफल और 2 पिस्टल छीन ली। बाद में पुलिस ने एक मुठभेड़ में विकास दुबे के एक भाई और चाचा को मार गिराया। हत्या के एक दिन बाद भी पुलिस के पास विकास दुबे का कोई सुराग अभी तक नहीं है। एक अपराधी ने पुलिस से खून की होली खेली। 8 शहीद हो गए और 7 गोलियों से जख्मी होकर अस्पताल पहुंचे। कानपुर के बिकरू गांव में आधी रात के बाद 3 थानों की फोर्स गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने गई थी। शक है कि पुलिस के आने की जानकारी उसे पुलिस ने ही दे दी। गैंगस्टर ने एक JCB मशीन से पुलिस का रास्ता रोका और छतों के ऊपर अपने हथियारबंद गैंग को तैनात कर दिया। ये यहाँ पर जो हमारी पार्टी आई थी, उसको साजिश के तहत, जैसा आपने देखा है, एक मशीन खड़ी है, अर्थ मूवर मशीन खड़ी हुई है, जिसके तहत उसका रास्ता रोका गया और उनके नीचे आ जाने पर उनके ऊपर अंधेरे का फ़ायदा उठा करके हमला किया गया है। पुलिस ने भी इतने बड़े अपराधी के घर दबिश देने से पहले ज़रूरी एहतियात नहीं की। चश्मदीद कहते हैं कि वे ना तो हेलमेट पहने थे, ना बुलेट प्रूफ, और ना ही उन्होंने रणनीति के तहत कई ओर से घेराबंदी की कोशिश की। शहीद होने वालों में डेप्यूटी SP देवेंद्र मिश्रा, सब इंस्पेक्टर महेश कुमार यादव, सब इंस्पेक्टर अनूप कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर नेबूलाल और सिपाही जितेंद्र पाल, सुल्तान सिंह, बबलू कुमार और राहुल कुमार शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर की उम्र 30 से कम है। पुलिस को शक है कि उसके खिलाफ इस कार्रवाई में आम गांव वालों ने भी विकास दुबे की मदद की। काफी गांव वालों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। गांव के चश्मदीद कहते हैं कि यहां विकास कई बार गोलीबारी कर चुका है। हम अपने कमरे में सो रहे थे तो फायरिंग एकदम से होने लगी, तो हम तो उठ गए तुरंत। फिर हमने वहाँ से देखा तो उधर भी आदमी थे, इधर भी, तो हमें मतलब लगा कि सब आदमी लोग हैं जो फायरिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे तो 1-2 बार और भी फायरिंग हो चुकी है 1 साल में। घटना के बाद बड़ी तादाद में पुलिस ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया। विकास की तलाश शुरू की। इस दौरान पुलिस से मुठभेड़ करते विकास का भाई अतुल दुबे और चाचा प्रेम प्रकाश पांडे मारे गए। लेकिन इस कांड से पुलिस के खुफिया तंत्र की तो पोल खुली ही, ये भी पता चला कि उसके अंदर भी घर के भेदी हैं, जिन्होंने पुलिस मूवमेंट की जानकारी अपराधी को दी। लोगों को पहले से ही जानकारी थी कि यहाँ पर रेकी हो गई थी कि पुलिस यहाँ पे आ रही है। उस स्थिति में क्या कहना चाहेंगे? ये सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं, इतनी सारी यूनिट्स को जो हमने डिप्लॉय किया है, STF को लगाया है, FSL को लगाया है, उसका पर्पज़ यही है कि मामले को पूर्ण रूपेण देखा जा सके और हर एंगल पे जांच और तफ्तीश की जा सके। पुलिस ने विकास की तलाश में कानपुर से सटे सभी जिलों के बॉर्डर फौरन सील कर दिए। उन जिलों के कप्तानों के नेतृत्व में पुलिस ने हर रास्ते पे गाड़ियों की चेकिंग शुरू की। लखनऊ समेत कई जिलों में विकास की तलाश में उसके रिश्तेदारों के यहाँ भी पुलिस ने दबिश दी। ये सब कुछ बहुत भयानक है। यूपी पुलिस को बरसों के बाद इतने बुरे दिन देखने पड़े होंगे, लेकिन एक वक्त है जब पुलिस के अंदर के विभीषणों को ढूंढने की अब सबसे बड़ी ज़रूरत पैदा हुई है। वरना पुलिस के आने के पहले इतनी बड़ी तैयारी अपराधी कभी नहीं कर सकता था। कानपुर में अरुण अग्रवाल, साहिब आलम और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। तो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा अपराधी बिना किसी नेक्सस, बिना किसी सांठगांठ के इतने दिनों तक बचा हुआ नहीं रह सकता। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी विकास दुबे के ऊपर 60 क्रिमिनल केस है, लेकिन उसके माफिया बनने की कहानी में तमाम छोटी बड़ी सियासी हस्तियां शामिल है। कहते हैं कि उसने यूपी के BJP और BSP के कई नेताओं की सरपरस्ती हासिल कर अपना साम्राज्य खड़ा किया। विकास के किसी फैन के बनाए उसके फेसबुक पेज पे उसे ब्राह्मण शिरोमणि घोषित किया गया है, जिसपे उसके 1000 फैंस उससे जुड़े हैं। इस फेसबुक पेज पे लगी उसकी तस्वीरों में वो बिल्कुल नेता नजर आता है। विकास का जो बिकरू गांव पुलिस वालों की हत्या के लिए आज सुर्खियों में है, यहीं 1990 में एक कत्ल हुआ
जिसमें उसका नाम आया, लेकिन बाद में रिपोर्ट वापस ले ली गई। शुरू में विकास ने चौबेपुर विधानसभा इलाके के एक बीजेपी नेता का दामन थामा और हनक बनाई। बीजेपी सरकार में कानपुर से एक मंत्री का भी वो काफी करीबी माना जाता था। बाद में वो बीएसपी नेताओं का करीबी हो गया। इसके चलते वो 15 साल अपने गांव का प्रधान, 5 साल जिला पंचायत सदस्य रहा और अब उसकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य है। तो विकास दुबे राजनीति और अपराधी का जो घालमेल है उसका जीता जाता उदाहरण है, और उसने अपना जो गांव है बिकरू, उसके लोगों के अंदर ये विश्वास कूट कूट के भर दिया था कि चाहे आप कुछ भी कर दें, विकास दुबे के अगर आप साथ हैं तो आपका पुलिस बाल विभाग का नहीं कर पाएगी, और अगर आप विकास दुबे के साथ नहीं हैं तो आपका जीवित रहना असंभव है। विकास दुबे ने सन 2000 में ताराचंद इंटर कॉलेज की जमीन कब्जा कर मार्केट बनाने के लिए उसके प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे की हत्या कर दी। इसमें उसे उम्र कैद हुई, लेकिन जमानत पे बाहर आ गया। इस पर लगभग 5 दर्जन केस है इस पर, और इसका आतंक तो इतना ज्यादा है कि जो कहीं भी होता तो भाई बस या दबाव बस या जैसे इसने यही काम किया, इसके भी संतोष शुक्ला हत्या की, दूसरे हर आदमी दब जाता है, डरने लगता है, इसके खिलाफ कैसे बोलने के लिए। विकास दुबे ने सन 2001 में कानपुर के शिवली थाने में घुस के बीजेपी सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को गोलियों से भून डाला। संतोष शुक्ला के विरोधी गुट के लोग, भारतीय जनता पार्टी के भी उसमें कुछ लोग शामिल थे, वो विकास दुबे को संरक्षण देते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास दुबे उत्तर प्रदेश छोड़कर किसी और प्रदेश में पनाह ले लेता है। पिछले 30 सालों में विकास दुबे ने अपराध की दुनिया में अपनी बड़ी हनक बना ली। इस वक्त उसके ऊपर 60 क्रिमिनल केस चल रहे हैं। भारतीय दंड संहिता की 46 आपराधिक दफाओं में उसके ऊपर मुकदमे हैं। इनमें हत्या और हत्या के प्रयास के 20 मुकदमे, गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट में 15 मुकदमे, दंगों के 19 मुकदमे, एनडीपीएस एक्ट के 2 मुकदमे शामिल हैं। एक बार उस पे एनएसए भी लगा। चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो और चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, किसी भी राजनीतिक दल का उम्मीदवार अगर उसको उस क्षेत्र के वोट चाहिए होते थे तो वो विकास दुबे के घर पर, उसके दरवाजे पर नतमस्तक हुए बगैर नहीं रह पाता था। हमारे मुल्क में किसी अपराधी को बड़ा अपराधी बनाने में सियासत और पुलिस दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है, और अगर ये रोल नहीं होता तो आज यूपी की पुलिस को ये दिन नहीं देखने पड़ते। कानपुर में अरुण अग्रवाल, साहिब आलम, और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के करीब कल नोएडा एसटीएफ और अलीगढ़ पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 50,000 का इनामी बदमाश बबलू मारा गया। गोली लगने के बाद बबलू को अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। बदमाशों से पुलिस ने हथियारों के साथ 2 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति की। यहां मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही बीजेपी के कई नेता जो है वो नाराज हो गए हैं। वो जिनको मंत्री पद की चाहत थी और वो जिनके हिसाब से मंत्री नहीं बनाए गए, कुछ सड़क पर उतरकर नाराजगी जता रहे हैं तो कुछ खत लिखकर। इन सबसे बेपरवाह बीजेपी 24 उपचुनावों के मद्देनजर कोरोना काल में कार्यकर्ता जोड़ रही है, तो नए नवेले बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअल रैली से कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल है। अच्छा खासा हिस्सा जंगलों से भी गिरा है। सो कांग्रेस से बीजेपी में आते ही कल तक ज्योतिरादित्य सिंधिया टाइगर की तरह दहाड़े। मैं इनको कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। आज उन्हें चील की याद आ गई। चील बैठे हुए हैं साइड में नोचने के लिए। नोचा जाता है उसी को जिसमें कोई अच्छाई हो, तो मुझे कोई कठिनाई है, नोचो मुझे जितना भी नोचना है। लेकिन कल भी मैंने कहा था और आज मैं कहता हूं, टाइगर जिंदा है।
सिंधिया आए तो पहले अपने साथ मंत्रिमंडल में 41% पूर्व कांग्रेसियों को जगह मिली। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए 22 से 14 नेता मंत्री बन गए। शुक्रवार को वर्चुअल रैली में 30 से ज्यादा जिलों के कांग्रेस पदाधिकारी, 2 पूर्व मंत्री और 8 पूर्व विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन नए मेहमान आए तो पुराने घरवाले नाराज हैं। सागर में विधायक शैलेंद्र जैन के समर्थक में कार्यकर्ता सागर के तालाब चक्रा घाट में जल समाधि में बैठ गए। अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग आत्मदाह से लेकर भोपाल में भी ये आयोजन जारी रखेंगे। आदरणीय शिवराज जी से भी मिलेंगे और ज्ञापन देंगे कि इस बार प्रदेश में छलावा नहीं होगा, सागर के साथ छलावा नहीं होने देंगे। सागर के कार्यकर्ता निरंतर इस लड़ाई को जारी रखेंगे। देवास में बीजेपी विधायक गायत्री राजे पवार मंत्री नहीं बनी तो नाराज समर्थक सड़कों पर उतर आए और जमकर नारेबाजी की। समर्थक एबी रोड सयाजी द्वार पर महाराज तुकोजी राव पवार की मूर्ति के सामने धरने पर भी बैठे। मेरा आप सब कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि हम इस प्रकार का कोई भी कृत्य नहीं करें जिससे हमारी पार्टी की बदनामी हो एवं हमारा किसी भी कार्यकर्ता का ऐसी मंशा नहीं होना चाहिए कि पार्टी के खिलाफ कोई काम करे। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय समर्थक रमेश मेंदोला फिर मंत्री नहीं बन पाए। इस लड़ाई को कैलाश विजयवर्गीय बनाम सिंधिया की क्रिकेट पिच पर मुकाबले से जोड़ा गया। समर्थक सड़क पर उतरे हैं। वहीं मंदसौर में भी विधायक यशपाल सिसोदिया के समर्थक टेंट वगैरह लगाकर धरने पर बैठे हैं। तल्ख तेवर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी दिखाए। उनका मानना है कि मंत्रिमंडल विस्तार में बुंदेलखंड और लोधी समाज को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। बीजेपी कहती है कोई नाराज नहीं है। कोई नाराज नहीं है। कभी भी जब मंत्रिमंडल या इस तरह की प्रक्रिया का निर्धारण होता है तो सभी एस्पेक्ट पर विचार होता है। हम सबकी नेता हैं उमा भारती जी, उन्होंने नाराजगी में कोई पत्र नहीं लिखा। मुझे लगता है उनका भाव को गलत ढंग से ले रही है मीडिया, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता है। अपनी बात कहने का निश्चित रूप से उनको अधिकार भी है और उन्होंने कही है, परंतु ये नाराजगी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ना कोई मतभेद है ना मनभेद है। कांग्रेस भी अब मोर्चा लेने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ट्वीट करके बता रहे हैं कि कैसे पहले वो माधवराव सिंधिया के साथ शिकार करते थे, अब शेर को कैमरे में कैद कर रहे हैं। वहीं कमलनाथ टाइगर, घोड़े सबका उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, टाइगर जिंदा है, टाइगर पेपर टाइगर जिंदा है, सर्कस का टाइगर जिंदा है। अपने देश में भी तरह तरह के घोड़े भी होते हैं। एक शादी का घोड़ा होता है, दूसरा सजा के नाचने जाता है शादी में। एक रेस का घोड़ा होता है। इस प्रकार के कई टाइगर भी होते हैं। कांग्रेस को यह भी लगता है कि मौजूदा सदस्य संख्या के हिसाब से बीजेपी 34 मंत्री नहीं बना सकती। बीजेपी कह रही है ये बात बचकानी है। संविधान के आर्टिकल 164 की उपधारा 1A में स्पष्ट प्रावधान है कि मंत्रिमंडल में सदन के सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं, जो कि 206 की सदस्य संख्या के हिसाब से 30 से अधिक नहीं होना चाहिए था। लेकिन मध्य प्रदेश में 34 सदस्यीय मंत्रिमंडल बना लिया गया है, जो कि पूरी तरह संविधान और नियम के विरुद्ध है। कांग्रेस पार्टी इस मामले में राष्ट्रपति जी से अपील करती है कि वो संज्ञान लेते हुए इस मामले पर कार्रवाई करें। साथ ही कांग्रेस पार्टी इस मामले को न्यायालय में लेके जाएगी। मेंबर जितने हैं असेंबली में उसका 15%, ये कह रहे हैं कि खाली हो गई सीट, उसका 15%। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी विधानसभा में यदि कभी भगवान ना करे 2 से 3 विधायक की मृत्यु हो जाएगी तो क्या 1-2 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ेगा? बचपने की बात है। पार्टी विद द डिफरेंस का नारा देने वाली बीजेपी ने इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के बागियों के साथ मिलकर जो प्रयोग किया है हाइब्रिड का, वो सियासत में बम्पर पैदावार देगी या फ्लॉप हो जाएगी, ये तो उपचुनाव के नतीजे ही बता देंगे। लेकिन एक बात तय है कि इसने बीजेपी के अपनों को बहुत खफा कर दिया है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।
और वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सिंधिया के टाइगर जिंदा है का जो उन्होंने बयान दिया उस पर चुटकी लेते हुए ट्वीट किया, लिखा कि शेर का सही चरित्र आप जानते हैं, एक जंगल में एक ही शेर रहता है। जब शिकार प्रतिबंधित नहीं था तब मैं और श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी शेर का शिकार किया करते थे। इंदिरा जी के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट लाने के बाद से मैं अब सिर्फ शेर को कैमरे में उतारता हूं। और अब बात करते हैं पटना में पंजाब नेशनल बैंक से दिन दहाड़े 52 लाख रुपए की डकैती का जो मामला है उसमें शामिल गिरोह का पर्दाफाश हो चुका है। गिरोह के 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डकैती करने वाले गिरोह का सरगना कोचिंग संचालक अमन कुमार है जो कि जनकपुर इलाके का रहने वाला है। 22 जून को दिन दहाड़े अपराधियों ने पंजाब नेशनल बैंक की अनीसाबाद शाखा में बड़ी लूट को अंजाम दिया था जिसमें करीब 52 लाख रुपए की डकैती की गई थी। लॉकडाउन की वजह से बंद हुए कारोबार अब जो है धीरे धीरे खुलने लगे हैं, लेकिन सिनेमा हॉल खुलने में अभी और वक्त लग सकता है। ऐसे में कोरोना संकट के इस दौर में तमिल फिल्मों के एक डायरेक्टर आनंद ने किराना दुकान खोलने का फैसला किया है। आनंद को लगता है कि कोरोना के खतरे के चलते बंद हुए सिनेमा हॉल खुलने में अभी और वक्त लग सकता है। आनंद 10 साल से तमिल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं और 5 फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। हैदराबाद पुलिस ने विदेशी सिगरेट को गैर कानूनी तरीके से इंपोर्ट और बिक्री करने वाले गिरोह को पकड़ा है। साथ ही करीब 1 करोड़ 3 लाख रुपए की सिगरेट भी बरामद की गई है। सूचना मिलने पर सामान ढोने वाली गाड़ी से 503 कार्टन बरामद किए गए हैं जिसमें अलग अलग विदेशी ब्रांड की सिगरेट थी। ये लोग बिना जीएसटी इनवॉइस और डिलीवरी चालान के लाई गई सिगरेट को किराना और पान के दुकानदारों को बेचकर मुनाफा कमाते थे। इस ऑपरेशन में 500 हैदराबाद की स्टार्टअप कंपनी अरवी हेल्थ केयर ने कॉन्टैक्टलेस अटेंडेंस सिस्टम को तैयार किया है जिसमें कर्मचारियों की हाजिरी के साथ थर्मल स्क्रीनिंग भी हो सकेगी। कंपनी से इस सिस्टम के 4 वेरिएंट तैयार किए हैं जिसे रिसेप्शन पर लगाकर गुजरने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा सकेगी। एडवांस वर्जन में शरीर के तापमान से लेकर ब्लड ऑक्सीजन पल्स और रेस्पिरेटरी रेट का भी पता चलता है। इस सिस्टम को आरोग्य सेतु ऐप से भी जोड़ा गया है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं जहां मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है और शुरुआत में कमजोर मॉनसून और कम बारिश के बाद अब मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में आने वाले 2 से 3 दिनों में तेज बारिश होने की संभावना है। 6 और 7 जुलाई को बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। तभी ये भी बताते हैं कि 7 जुलाई को शिमला, सिरमौर, सोलन, मंडी, कांगड़ा और चंबा जिलों में तेज बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पिछले दिनों बारिश होने के कारण सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। बारिश का पानी लगने से कुछ सब्जियां खेतों में ही खराब हो रही हैं और वो बाजार में जो जा रही हैं उनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। टमाटर 80 रुपए किलो बिक रहा है, वहीं भिंडी 60 रुपए, परवल 90 रुपए, करेला 60 रुपए किलो और बाकी सब्जियां भी पहले के मुकाबले महंगी बिक रही हैं। इस महीने की 6 तारीख से ताजमहल फिर से पर्यटकों के लिए खुलने जा रहा है जिसको लेकर ताजमहल से जुड़े लोगों में काफी ज्यादा खुशी है। ताजमहल को देखने देश ही नहीं बल्कि विदेशों से बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं रोजाना यहां उसके दीदार के लिए। और ताजमहल से होने वाले पर्यटन व्यवसाय से बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जो ताज बंद हो जाने से बेरोजगारी की कगार पर आ गए थे। और अब बात करते हैं गोवा की, जहां मुकेश कुमार मीना गोवा के नए डीजीपी बन गए हैं। मीना जो हैं वो आईपीएस अफसर हैं और इससे पहले वो मिजोरम के एडिशनल डीजीपी भी रह चुके हैं और गोवा डीजीपी का पद करीब 7 महीने से खाली पड़ा था। अब आखिरकार वो बना दिए गए हैं। नवंबर 2019 में गोवा के तत्कालीन डीजीपी प्रणब नंदा की मृत्यु हो गई थी।